हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की महत्वपूर्ण सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आज के सेशन में हम आपको विभिन्न परीक्षा में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर कराने वाले हैं। अगर आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज का सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज के सेशन में हम आपको यहाँ पर 30 क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन 30 क्वेश्चन में आपको 100+ क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले हैं। क्योंकि हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन तो कराने वाले हैं, लेकिन उनकी व्याख्या जो हम कराएंगे उससे आपको एक ही क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन से लेकर 8 से 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिसे आपको ध्यान से देखते हुए चलना है। आज ही क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, बस आप ध्यान से अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करेंगे आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज ही क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक के प्रति है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। यहाँ पर एक कथन दिया गया है, आपको बताना है कि कथन किस आलोचक के प्रति कहा गया है। यूपी टीजीटी 2021 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलिएगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रति ये कथन कहा गया है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनके अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रति है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में यह कथन आलोचक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रति कहा है। यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो बच्चन सिंह के द्वारा कथन कहा गया है। इनके ग्रंथ हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में कथन कहा गया है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ये किसके द्वारा रचित है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे भी आप ध्यान से देखते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, परिमल किस कवि की रचना है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। टीजीटी 2009 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि परिमल किस कवि की रचना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। परिमल की रचना इनके द्वारा की गई है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। निराला की अन्य रचना यहाँ पर दी गई, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं दी गई है। यहाँ पर मैथिली शरणगुप्त की महत्वपूर्ण रचना यहाँ पर दी गई है। जयद्रथवध, पंचवटी, झनकार, साकेत, यशोधरा आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। जयशंकर प्रसाद जी की रचना यहाँ पर दी गई है, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, उर्वशी आदि। वहीं रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं यहाँ पर दी गई, रेणुका, रंग में भंग, हुंकार, रश्मिरथी, उर्वशी। आप यहाँ पर देख सकते हैं उर्वशी रचना यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी की भी है, और वहीं उर्वशी रचना यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी की भी है। अब मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे गए। अनामिका यहाँ पर निराला जी की रचना पूछी गई, परिमल भी पूछी गई, गीतिका भी पूछी गई, कुकुरमुत्ता और राम की शक्ति पूजा तो कई बार एग्जाम में पूछी गई। आप यहाँ पर देख सकते हैं निराला जी से यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए। वहीं मैथिली शरणगुप्त की जयद्रथवध, पंचवटी, झनकार, साकेत, यशोधरा ये सभी इनकी रचना यहाँ से पूछी गई। जयशंकर प्रसाद जी की झरना, आंसू, लहर, कामायनी और उर्वशी ये भी रचना इनकी पूछी गई। वहीं आप यहाँ पर देख सकते हैं रामधारी सिंह दिनकर, रेणुका, रंग में भंग, हुंकार, रश्मिरथी और यहाँ पर इनकी उर्वशी, ये सभी इनकी रचना एग्जाम में पूछे गए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 से भी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से पूछे गए। तो इन सभी को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाते चलिए और ध्यान से देखते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 3, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य परंपरा का, इनके आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का परिवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। क्वेश्चन को पहले आपको ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर यहाँ पर देना है। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का परिवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि क्या निर्धारित की है, ये आपको बताते चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक इनके द्वारा प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य परंपरा का परिवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि सन 1925 से 1950 विक्रमी संवत तक की है, जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के रचनाकाल को ध्यान में रखकर संवत 1925 से 1950 की अवधि को नई धारा या प्रथम उत्थान की संज्ञा दी है। यहाँ से भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास के रचनाकार कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये भी आप नोट करते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 4, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम है। यहाँ पर आपको बताना है कि मिश्र बंधु विनोद के लेखक यहाँ पर कौन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर
दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? टीजीटी 2009 और यूजीसी नेट एग्जाम 2008 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य इतिहास के लेखकों के नाम में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम है गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इसके 3 भाग 1913 एवं चौथा भाग यहाँ पर इसका तीसरा भाग तो 1913 में और चौथा भाग 1927 में प्रकाशित हुआ। इसमें 4591 कवियों एवं लेखकों का संग्रह है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। और इसका प्रकाशन कब कब हुआ, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो इसे भी आप नोट करते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 और उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2008 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि कथा सम्राट या उपन्यास सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रेमचंद को उनके समकालीनों द्वारा उपन्यास सम्राट की उपाधि दी गई है। उन्हें आधुनिक हिंदी उपन्यास का जनक भी माना जाता है। प्रेमचंद के सबसे प्रसिद्ध उपन्यासों में गोदान 1936, कर्मभूमि 1932, गबन 1931 शामिल है। उन्होंने 250 से अधिक लघु कहानियां और कई निबंध भी लिखे हैं। उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को वाराणसी उत्तर प्रदेश भारत में हुई। अब यहाँ से कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। गोदान ये भी इनके एग्जाम में पूछे गए। रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, ये सभी सेवा सदन, यहाँ पर मंत्र, ईदगाह, ये सभी रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण पूछी गई। और इन्हें उपन्यास सम्राट और कथा सम्राट भी कहा जाता है। ये भी आप नोट करते चलेगा। आधुनिक हिंदी उपन्यास का जनक भी इन्हें माना जाता है। तो ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 6, गीतिका के रचनाकार का नाम है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। अगर आपने हमारे पिछले क्वेश्चन को ध्यान से देखा है तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हो। आपको बताने की गीतिका के रचनाकार का नाम क्या है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, निराला। निराला के द्वारा यहाँ पर गीतिका की रचना की गई है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। गीतिका के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। निराला की अन्य महत्वपूर्ण काव्य कृतियां निम्नलिखित है। इनकी महत्वपूर्ण कृतियां यहाँ पर दी गई। अनामिका 1923, गीतिका 1936, कुकुरमुत्ता 1942, बेला 1946, परिमल 1930, तुलसीदास 1938, अणिमा 1943, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, गीत गुंज 1954, आराधना 1953, संध्या काकली 1969। वहीं यहाँ पर नोट करके भी यहाँ पर दिया गया है महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यहाँ पर पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक यहाँ पर कहा गया यानी कि माना जाता है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से महत्वपूर्ण लगाते ही चलेगा। कुछ आलोचक मुक्त छंद को रबर या केंचुए छंद भी कहते हैं। निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता भी मुक्ति होती है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगाते चलेगा। यहाँ से इनके क्वेश्चन यहाँ से कहीं यहाँ पर पूछे गए। यहाँ पर कुकुरमुत्ता की रचना पूछी गई, गीतिका पूछी गई, अनामिका पूछी गई, बेला भी पूछी गई, यहाँ पर परिमल भी पूछी गई, अणिमा, नए पत्ते, इनकी आराधना, अर्चना, ये सभी इनकी रचनाएं एग्जाम में पूछी गई। तो मोस्ट इंपोर्टेंट लगाते चलेगा और ध्यान से देखते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 7, निशा निमंत्रण के रचनाकार है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको बताना है कि निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा निशा निमंत्रण की रचना की गई है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। आइए देख लेते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। हरिवंश राय बच्चन हिंदी भाषा के एक कवि और लेखक थे। बच्चन उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक है। इनके द्वारा लिखित रचना है, यहाँ पर इनकी लिखित रचना यहाँ पर दी गई है, जिसमें आपका तेरह हार 1929, मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, मधुकलश 1937, आत्म परिचय 1937, निशा निमंत्रण 1938, एकांत संगीत 1939, आकुल अंतर 1943, हाला हल 1946, बंगाल का अकाल 1946, खादी के फूल 1948, सूत की माला 1948, मिलन यामिनी 1950, पढ़ने पत्रिका 1955, धार के इधर उधर 1957, आरती और अंगारे 1958 और त्रिभंगिमा 1961 में इनकी रचना इनके द्वारा की गई है। यहाँ से इनकी कई रचना एग्जाम में पूछी गई। मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, ये सभी रचना इनकी पूछी गई। निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, वही बंगाल का अकाली भी पूछी गई है। यहाँ पर मिलन यामिनी भी इनकी रचना यहाँ पर पूछी गई है।
तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलेगा और ध्यान से देखते हुए चलेगा। अपनी तैयारी को उस लेवल तक का कीजिए ताकि आपका एक भी पॉइंट ना छूटे और एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आप अपना क्वेश्चन को आसानी से कर सको। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को करते चलिए। और जो मैं आपको व्याख्या कराती हुई चल रही हूँ ये सभी एग्जाम में यहाँ से पूछे गए। आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके यहाँ पर एक ही क्वेश्चन से 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से बनते ही चल रहे। तो इन सभी को आप ध्यान से पढ़ते ही चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, नाट्य शास्त्र के प्रणेता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं एच टेट यहाँ पर संस्कृत में 2020 में पूछा गया और टीजीटी 2005 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताने कि नाट्य शास्त्र के प्रणेता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, आचार्य भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र की रचना की गई है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि है जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचना नाट्य शास्त्र है जिसमें नाटक के सभी पक्षों का विस्तृत विवेचन किया गया है। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा है। नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय तथा लगभग 5000 श्लोक है। नाट्य शास्त्र के काव्य की आलोचना वाचिक अभिनय के प्रसंग में की गई है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 10 गुण, 10 दोष तथा 4 अलंकार, यमक, उपमा, रूपक और दीपक की मीमांसा की है। नाट्य शास्त्र के षष्ठ और सप्तम अध्याय में रस तथा भाव का वर्णन किया गया है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। अब मैं आपको यहाँ पर बताते चल रही हूँ कि इस एक क्वेश्चन से आपके यहाँ से कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि ने, ये तो क्वेश्चन मैं आपको कराई रही हूँ। यहाँ पर भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नाट्य शास्त्र में इसमें नाटक के सभी पक्षों का विस्तृत वर्णन किया गया है। वहीं नाट्य शास्त्र के को पंचम वेद भी कहा गया है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय और लगभग 5000 श्लोक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। नाट्य शास्त्र में यहाँ पर वाचिक अभिनय के प्रसंग में की गई है इसकी रचना। ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। नाट्य शास्त्र में 10 गुण, 10 दोष और 4 अलंकार, यमक, उपमा, रूपक और दीपक की मीमांसा की गई। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। नाट्य शास्त्र के षष्ठ और सप्तम अध्याय में रस और भाव का वर्णन किया गया। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट लगाते हुए चलेगा। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन से आपके 6 से 7 या 8 से 10 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। टीजीटी 2005 और यूपी पुलिस एसआई ऑफिशियल पेपर 2016 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा केदारनाथ अग्रवाल। इनके द्वारा फूल नहीं रंग बोलते की रचना की गई है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। केदारनाथ अग्रवाल अपनी काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में बालेंदु उपनाम से रचनाएं किया करते थे। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तब वे ब्रजभाषा में कवित सवेय छंद में लिखते थे। केदारनाथ अग्रवाल की रचनाओं की कालानुक्रमांक सूची यहाँ पर दी गई। तो यहाँ पर इनके कालक्रम अनुसार यहाँ पर इनकी रचनाएं यहाँ पर दी गई। युग की गंगा 1947, नींद के बादल 1947, लोक और आलोक 1957, फूल नहीं रंग बोलते 1965, आग का आईना 1970, गुल मेहंदी 1978, पंख और पतवार 1979, बम्बई का रक्त स्नान 1981, हे मेरी तुम 1981, मार प्यार की थापे 1981, कहे केदार खरी खरी 1983, अपूर्वा 1984, जामुन यानी कि जमुन जल तुम 1984, बोले बोल अबोल 1985, जो सिलाई तोड़ते हैं 1985, आत्मगंध 1988, अनहारी हलियारी 1990, खुली आंखें खुले डैन यहाँ पर 1993 और पुष्पदीप 1994। यहाँ पर यहाँ पर मैं आपको बताते चलो कौन कौन सी इनकी रचना यहाँ से एग्जाम में पूछी गई हैं। युग की गंगा कई बार पूछी गई, नींद के बादल भी पूछी गई है, लोक आलोक भी पूछी गई, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार ये भी पूछी गई है, मेरी तुम ये भी पूछी गई है, अपूर्वा इनकी पूछी गई है, बोले बोल अबोल ये भी इनकी रचनाएं पूछी गई है, जो सिलाई तोड़ते हैं ये भी पूछी गई। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी कितनी रचनाएं एग्जाम में पूछी गई। तो बस आप ध्यान से देखते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रेंड्स में हमारी वीडियो हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। और वीडियो में अगर आप पहली बार आए तो आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए।
तो आप बस क्लास को अंत तक देखते चलिए और उसका जितना भी हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था। यहाँ पर कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। एनवीएस टीजीटी 2019 और टीजीटी 2005 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा मुक्तिबोध, ये दूसरा सप्तक के कवि नहीं है। तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मुक्तिबोध प्रथम तार सप्तक के कवि है। यहाँ पर दूसरे सप्तक के पूछे गए तो ये कौन से गए हैं, प्रथम तार सप्तक के कवि हैं। दूसरे तार सप्तक के कवियों का कालक्रमानुसार विवरण यहाँ पर दिया गया है। शमशेर बहादुर सिंह 1911, भवानी प्रसाद मिश्र 1913, शकुंत माथुर 1922, हरिनारायण घनश्याम व्यास 1923, नरेश मेहता 1927, धर्मवीर भारती 1926 और रघुवीर साय 1929। तो यहाँ पर इनका विवरण भी यहाँ पर दिया गया है, तो ये भी आप नोट करते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 11, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किसके द्वारा प्रथम अधिवेशन की यहाँ पर अध्यक्षता की गई थी। DSSB टीजीटी 2021 और पीजीटी 2005 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताना है कि प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा पर सही है, प्रेमचंद के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। वर्ष 1935 में एम फास्टर यहाँ पर फास्टर के सभापतित्व में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ। सन 1936 में सज्जाद जहीर और मुल्क राज आनंद के प्रयत्नों से भारतवर्ष में इस संस्था की शाखा खुली और प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में प्रथम अधिवेशन हुआ, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अखिल भारतीय हिंदी प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में 1936 में आयोजित हुआ। यहाँ से ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि प्रथम अधिवेशन यहाँ पर कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था। तो लखनऊ में 1936 में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता प्रेमचंद जी ने की थी। मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र कुमार ने 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था। यानी कि मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं प्रगतिशील लेखक संघ का यहाँ पर क्रम भी यहाँ पर दिया गया। प्रथम अधिवेशन 1936, द्वितीय अधिवेशन 1938, यहाँ पर तीसरा अधिवेशन यहाँ पर दिया गया 1942, चौथा यहाँ पर दिया गया 1945, पाँचवा यहाँ पर दिया गया 1949 और छठा आपको यहाँ पर दिया गया है 1953। तो ये भी आप नोट करते चलेगा। कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले तो आप बारीक बारीक पॉइंटों को भी आप देखते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं था। यहाँ पर कौन सा तार सप्तक में कवि शामिल नहीं था वो आपको यहाँ पर बताना है। यूपी टीजीटी 2011, 16 और टीजीटी यहाँ पर 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताना है कि तार सप्तक में कौन सा कवि शामिल नहीं था। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, रामधारी सिंह दिनकर। ये यहाँ पर तार सप्तक में शामिल कवि नहीं था। तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञे के संपादकत्व में सन 1943 में हुआ। इसमें 7 कवियों की कविताएं होती थी। तार सप्तक 1943 में संकलित कवियों का कालक्रमानुसार विवरण यहाँ पर दिया गया। अज्ञे रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे बलवंत, नेमीचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर और वही भारत भूषण अग्रवाल। तो यहाँ पर इनका कालक्रमानुसार भी यहाँ पर दिया गया कवियों का विवरण। ये भी आप यहाँ पर देखते हुए चलेगा, कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 13, गोस्वामी विठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष है। यहाँ पर आपको बताना है कि गोस्वामी विठलनाथ द्वारा अष्टछाप की जो यहाँ पर स्थापना की गई थी वो किस वर्ष में यहाँ पर की गई थी। यूपी टीजीटी 2021 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, सन 1565 में अष्टछाप की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। गोस्वामी विठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष है 1565 ईस्वी, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अष्टछाप के 8 कवि थे, जिसमें से 4 वल्लभाचार्य और 4 विठलनाथ के शिष्य थे। यहाँ से ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किन किन के यहाँ पर कवि यहाँ पर इसमें शामिल है। यहाँ पर किन किन के यहाँ पर शिष्य शामिल है, तो 4 वल्लभाचार्य जी के और 4 विठलनाथ जी के शिष्य थे। वल्लभाचार्य जी के शिष्यों में कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास शामिल है। विठलनाथ जी के शिष्यों में गोविंद दास, नंद दास, शीत स्वामी और चतुर्बुद्ध
चतुर्भुज दास शामिल है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इन्हें भी आप ध्यान से पढ़ते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सी कालिदास की दूसरी रचना है। यहाँ पर आपको कालिदास जी की रचना यहाँ पर दी गई है, आपको बताना है कि कौन सी इनमें से कालिदास की दूसरी रचना है। यूपी टीजीटी 2016 और 19 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताना है कि कालिदास की दूसरी रचना कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये कालिदास जी की दूसरी रचना है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। दिए गए विकल्पों में कालिदास की दूसरी रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। कालिदास के प्रमुख नाटक है रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतुसंहार आदि। वहीं प्रतिमा नाटकम इनके भास द्वारा 10 रूपक आचार्य धनंजय द्वारा लिखित ग्रंथ है। ये भी आप नोट करते चलेगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। यूपी टीजीटी 2016 और 19 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, आपको बताना है कि भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर से होगा श्रीमद् भागवत महापुराण। ये क्या है, उपजीव्य ग्रंथ है भ्रमर यहाँ पर गीत का, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12वें से 21वें श्लोक में मिलता है। सूर सागर, सूर सलावरी और साहित्य लहरी सूरदास की रचनाएं हैं। यहाँ से ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो यहाँ से भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाते हैं, ये भी आप नोट करते चलेगा। और 21 अध्याय में यहाँ पर 47वें अध्याय और 12 से 21वें श्लोक में इसका वर्णन मिलता है, ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन बच्चों तक जो यहाँ पर हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनकी तैयारी भी अच्छे से यहाँ पर हो सके। बस हम आपको यहाँ पर प्रयास करा रहे हैं और आपको यहाँ पर अभ्यास करा रहे हैं कि एग्जाम से पहले आप अच्छे से यहाँ पर प्रैक्टिस कर पाओ यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। यहाँ पर इन पंक्तियों में कौन सा छंद है, आपको यह बताते चलना है और महत्वपूर्ण पंक्तियाँ यहाँ पर लगाते चलिएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं एच टेट टीजीटी हिंदी 2021 और यूपी टीजीटी 2016 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण पंक्ति दी गई कि करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इन पंक्तियों में आपको छंद यहाँ पर बताना है कि कौन सा इनमें छंद यहाँ पर होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से उल्लाला, इसमें छंद है यहाँ पर उल्लाला। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। दी गई पंक्ति में उल्लाला छंद है 13 यानी कि 15 एवं 13 मात्राओं की यति पर 28 मात्राओं के संयुक्त छंद को उल्लाला कहा जाता है। तो यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है कि 15 एवं 13 मात्राओं की यति और यति पर 28 मात्राओं से संयुक्त छंद को उल्लाला कहा जाता है। तो ये भी आप नोट करते चलेगा। इसके विषम चरणों में 15-15 मात्रा एवं सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है। यहाँ से ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 17, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। यूपी टीजीटी 2016 और टीजीटी 2019 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, आपको बताना कि भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, भक्ति का प्रारंभ दक्षिण भारत से हुआ। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। भक्ति का प्रारंभ दक्षिण भारत से हुआ, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। भक्ति काल हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा काल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की सीमा 375 विक्रम से यहाँ पर 1700 विक्रमी तक मानी है। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख उपनिषद में मिलता है। यहाँ से ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो उपनिषद में मिलता है। वहीं रामचंद्र शुक्ल ने इसकी सीमा क्या बताई, ये भी आप नोट करते ही चलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। दक्षिण भारत में द्रविड़ लोगों में भक्ति परंपरा का सूत्रपात ईसा से कई शताब्दी पहले ही हो चुका था। दक्षिण में अलवार भक्तों की परंपरा 7वीं सदी से बराबर चली आ रही थी। यहाँ पर अलवार वस्तुतः वैष्णव को तमिल नाम से है, यानी कि
आप यहाँ पर देख सकते आलवार वस्तुतः वैष्णवों का तमिल नाम है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में यहाँ से पूछा जा चुका है। सेवों को यहाँ पर सेवों को वहाँ यहाँ पर नयनार कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा चुका है। किस यहाँ पर सेवों को क्या कहा जाता था, तो नयनार यहाँ पर कहा जाता था। अलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई, तो 12 मानी गई तथा इनके पदों का संकलन दिव्य प्रबंधकम नाम से किया गया है, जिसमें लगभग 4000 पद है। ये भी आप महत्वपूर्ण पॉइंट लगाते हुए चलेगा, क्योंकि कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बारीक बारीक पॉइंट पे आप ध्यान से देखते चलिए, कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले तो अपना आंसर आप आसानी से दे सको। आप इस तरह से अपनी तैयारी को करते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 18, सर्वव्यापी एक कुम्हारा जाकी महिमा आर न पारा, हिंदू तुर्क का एक एक करता, एक एक ब्रह्मा सबन का भरता के रचनाकार कौन है। यहाँ पर महत्वपूर्ण पंक्ति दी गई है, आपको बताना है कि ये महत्वपूर्ण पंक्ति किसके द्वारा दी गई है। यूजीसी नेट एग्जाम 2008 में यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि सर्वव्यापी एक कुम्हारा जाकी महिमा आर न पारा, हिंदू तुर्क का एक ही करता, एक ही ब्रह्मा सबन का भरता। आपको बताना है कि इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा मलूक दास। ये महत्वपूर्ण पंक्तियां लिखी गई है मलूक दास जी के द्वारा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 19, भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। आपको बताना कि भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018, यूपी टीजीटी 2013 और 15 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना कि भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा 1912 ईस्वी में भारत भारती का प्रकाशन हुआ। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। भारत भारती का प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित रचना है। गुप्त जी के प्रमुख काव्य निम्न है: जयद्रथ वध, पंचवटी, झनकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत एवं विष्णुप्रिया। यहाँ से ये सभी रचनाएं इनकी एग्जाम में पूछी गई है। यहाँ पर भारत भारती पर इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 20, पाप और पुण्य के चित्रंजन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। यूपी टीजीटी 2013 और 15 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि पाप पुण्य के चित्रंजन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, चित्रलेखा में ये प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। पाप और पुण्य के चित्रंजन नैतिक प्रश्न को चित्रलेखा उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। चित्रलेखा उपन्यास भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। वर्मा जी के अन्य उपन्यास निम्नलिखित है: भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सामर्थ्य और सीमा, सबही नचावत, राम गोसाई। यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। भूले बिसरे चित्र इनकी एग्जाम में रचना पूछी गई, टेढ़े मेढ़े रास्ते भी इनकी एग्जाम में पूछी गई है। ये भी आप नोट करते चलेगा। पाप और पुण्य के चित्रंजन नैतिक प्रश्न को चित्रलेखा में प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर ये जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित उपन्यास है। ये भी आप नोट करते चलेगा और इसकी रचना यहाँ पर 1934 ईस्वी में की गई। ये भी आप देखते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 21, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन थे। आपको यहाँ पर बताते चलना है कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है। यूपी टीजीटी 2011, 16 और डीएसएसबी टीजीटी 2018 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा। आपको बताना है कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, इंसान अल्लाह खां। रानी केतकी के रचनाकार यहाँ पर है इंसान अल्लाह खां। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार है इंसान अल्लाह खां, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। सुख सागर मुंशी सदा सुखलाल नियाज की रचना है। यहाँ पर सुख सागर भी रचना कई बार एग्जाम में पूछी गई है। नासिकेतोपाख्यान एवं रामचरित, यहाँ पर रामचरित सदल मिश्र की रचना है। ये भी आप नोट करते हैं। सुख सागर, नासिकेतोपाख्यान ये दोनों ही रचना एग्जाम में पूछी गई है। सिंहासन बत्तीसी, बेताल पच्चीसी, सभा विलास एवं माधव विलास आदि लल्लूलाल की महत्वपूर्ण रचना है। बेताल पच्चीसी एग्जाम में यहाँ से रचना पूछी गई है। ये भी आप नोट करते चलेगा, क्योंकि यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 22, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है।
यहाँ पर आपको सुजान शब्द दिया गया है, आपको बताना है कि इस शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है। यूपीटीजी हिंदी 2011 और 16 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सुजान शब्द का जो सर्वाधिक उपयोग हुआ है तो ये घनानंद की कविताओं में हुआ है, तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। सुजान शब्द का प्रयोग घनानंद कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। सुजान इनके प्रेयसी का नाम था जो इनसे विरक्त हो गई थी। घनानंद द्वारा रचित अन्य ग्रंथ निम्नलिखित है। सुजान हित, इश्कलता, ब्रज विलास, रसवंत, वियोग बेली आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। सुजान हित और इश्कलता इनकी रचना एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, ये भी आप ध्यान से देखते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, हरी बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है। यहाँ पर आपको रचना दी गई हरी बिंदी, आपको बताना है कि किसकी रचना है, यहाँ पर किसकी कहानी है। यूपीटीजी 2010 और 11 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम बात करें हरी बिंदी तो इसकी कहानी के कहानीकार है यहाँ पर दी गई मृदुला गर्ग, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। मृदुला गर्ग के द्वारा हरी बिंदी की रचना की गई है, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। हरी बिंदी मृदुला गर्ग की प्रसिद्ध कहानी है, जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है। मृदुला गर्ग की अन्य महत्वपूर्ण कहानियां यहाँ पर दी गई है। कितनी कैदे, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, डफोडिल जल रहे हैं, ग्लेशियर से समागम, मेरे देश की मिट्टी, आहा। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं। मैत्रेय पुष्पा की प्रमुख कहानियां यहाँ पर दी गई है। चिन्हार, ललमानिया, गोमा हस्ती, इनके महत्वपूर्ण यहाँ पर रचना दी गई। आइए देख लेते हैं और भी यहाँ पर व्याख्या के साथ में। यहाँ पर मैत्रेयी पुष्पा की महत्वपूर्ण रचना यहाँ पर दी गई। स्मृति दंश, चाक, गुना बेगुना, अलमा, अलमा कबूतरी, लकीरें, अगन पाखी, खुली खिड़कियां, इनकी महत्वपूर्ण रचना यहाँ पर दी गई। वहीं उषा प्रेमवदा की रचना दी गई वनवास, कितना बड़ा झूठ, शून्य, जिंदगी और गुलाब के फूल, एक कोई दूसरा, यहाँ पर इनकी महत्वपूर्ण रचना यहाँ पर दी गई। मृदुला गर्ग की अनित्य, कर लेंगे सब हजम, जादू का कालीन, मंजूर नामंजूर, उसके हिस्से की धूप, ये भी इनकी रचना एग्जाम में पूछी जा चुकी है। वहीं मन्नू भंडारी जी की महत्वपूर्ण रचना दी गई। एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु इनके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ये भी एक प्लेट सैलाब भी एग्जाम में इनकी पूछी गई। मैं हार गई हूँ, ये भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो आप इसे भी नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 24, हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, ग्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको यहाँ पर रचना दी गई है हिंदी शब्दानुशासन, ये ग्रंथ है, आपको बताना इसके रचनाकार कौन है। यूपीटीजी 2010 और 11 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार है किशोरी दास वाजपेयी, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार है किशोरी दास वाजपेयी। वर्ष 1920 में कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण नागरिक प्रचारिणी सभा द्वारा प्रसारित हुआ। गुरु के व्याकरण की त्रुटि का अनुभव करते हुए नागरिक प्रचारिणी सभा के एक दूसरा व्याकरण ग्रंथ किशोरी दास वाजपेयी द्वारा हिंदी शब्दानुशासन निकाला गया। वही हेमचंद्र द्वारा रचित शब्दानुशासन व्याकरण ग्रंथ है। यहाँ पर दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग है। हिंदी शब्दानुशासन ये किशोरी दास वाजपेयी की यहाँ पर ग्रंथ है, वही हेमचंद्र का ग्रंथ है शब्दानुशासन, जो एक व्याकरण ग्रंथ है। यहाँ से ये अलग अलग क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से देखते चले क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 25, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। उपयुक्त पंक्तियां किसकी कविता से उद्धृत है। यहाँ पर महत्वपूर्ण पंक्तियां लगाते चलेगा क्योंकि कई एग्जाम में लगातार ये पंक्तियां पूछी गई है। यूजीसी नेट एग्जाम 2012 और सीटेट में भी ये 2014 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको ये महत्वपूर्ण पंक्तियां बताने की किसकी है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो रामधारी सिंह दिनकर, ये महत्वपूर्ण पंक्तियां दी गई है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा, तो ये महत्वपूर्ण पंक्तियां है यहाँ पर दिनकर जी की, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 26, धुरु स्वामिनी नाटक की रचना किसने की। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। बिहार सेकेंडरी टीचर में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। यूपीटीजी 2009 में भी ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना कि ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना की गई थी, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना जयशंकर प्रसाद ने की है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख नाट्य कृतियां निम्न है।
सज्जन, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाखा, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, एक घूंट, धुरस्वामिनी। इनकी सभी रचनाएं एग्जाम में पूछी गई। यहाँ पर जन्मेजय का नागयज्ञ ये कई बार एग्जाम में पूछी गई, प्रायश्चित भी पूछी गई, राजश्री भी पूछी गई, अजातशत्रु कई बार पूछी गई, एक घूंट इनकी महत्वपूर्ण रचना पूछी गई, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त ये भी महत्वपूर्ण रचना इनकी पूछी गई, धुरस्वामिनी भी पूछी गई। तो इन सभी रचनाओं के इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाते चलेगा। आइए देख लेते हैं और भी यहाँ पर अच्छी तरीके से। जयशंकर प्रसाद धुरस्वामिनी नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है। ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस नाटक में इनके तलाक और पुनर्विवाह की समस्या जागृत की गई है। तो यहाँ पर धुरस्वामिनी में यहाँ पर तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है, ये भी आप नोट करते चलेगा। रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी, इसका प्रकाशन हुआ था 1933 में। इसमें विषय यह नाटक 3 अंकों में विभक्त है। इसमें स्त्री पुनर्विवाह का चित्रण किया गया है, साथ ही स्त्री पात्र की सशक्तिकरण का चित्रण भी किया गया है। पुरुष पात्र में चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, सकराज आदि इसमें है। वहीं स्त्री पात्र में ध्रुवस्वामिनी, मंदाकिनी और कोमा आदि है। तो कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले, यहाँ पर बारीक बारीक पॉइंट भी यहाँ पर दिए गए हैं जो हम आपके लिए लेकर आए। इन्हीं सभी को आप देखते चलिए और अपना आंसर यहाँ पर अच्छे से दे पाओ। हम बस यही चाहते हैं कि आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छा यहाँ पर कर पाओ। तो चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 27, धूमिल को किस कवि यानी कि किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यहाँ पर आपको बताना है कि धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। यूपीटीसी 2009 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। तो धूमिल को कल सुनना मुझे इस काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। धूमिल को कल सुनना मुझे काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। धूमिल के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित है, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। उन्हें मरणोपरांत 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो यहाँ पर संसद से सड़क तक ये तो कई बार एग्जाम में इनकी रचना पूछी गई है, ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नांकित में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाते चलेगा। कई एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, कवि वचन सुधा। इसके यहाँ पर संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। कवि वचन सुधा 1884 ईस्वी नामक पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इस पत्रिका का प्रकाशन बनारस से होता था। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इसका प्रकाशन कहाँ से होता था। तो बनारस से इसका प्रकाशन होता था। इसके द्वारा संपादित का अन्य पत्रिकाओं में प्रमुख है हरिश्चंद्र मैगजीन 1873, बाला बोधनी 1874। बाला बोधनी से तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी आप ध्यान से देखते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 29, गली आगे मुड़ती है के लेखक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको बताना है कि गली आगे मुड़ती है के लेखक कौन है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, शिव प्रसाद सिंह। गली आगे मुड़ती है के लेखक है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। गली आगे मुड़ती है के लेखक है शिव प्रसाद सिंह, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इनकी अन्य कृतियाँ यहाँ पर दी गई, अलग अलग वैतरणी 1967, गली आगे मुड़ती है 1974, नीला चांद 1988, सेलूस 1989, औरत 1993, मंजू सीमा 1990, कोहरे के युद्ध 1992, दिल्ली दूर है 1993, वेसवा नर 1996। यहाँ पर इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं दी गई, इन्हें भी आप देखते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और हमारी क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद में हम आपसे एक अभ्यास प्रश्न भी यहाँ पर करने वाले हैं, तो बस आप यहाँ पर ध्यान से देखते चलिए। तो हमारा 30वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, ध्यान से देखिए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। और आप यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगाते चलेगा। यूपीटीजीटी 2016, 19 और 2004 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि कुआनो नदी कविता संग्रह किस कवि का है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनका कविता संग्रह है कुआनो नदी। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर है। इनकी निम्नांकित कृतियाँ प्रकाशित है।
1959, 5 का पुल 1963, एक सूनी नाव 1966, गर्म हवाएं 1966, क्वानो नदी जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है 1973, जंगल का दर्द 1976, खूंटियों पर टंगे लोग 1982। ये आप नोट करते चलेगा क्योंकि यहाँ से खूंटियों पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना कई बार एग्जाम में यहाँ से पूछी गई है। काठ की घंटियां ये भी एग्जाम में पूछी गई है। वही क्वानो नदी, जंगल का दर्द, एक सूनी नाव ये भी इनकी रचना एग्जाम में पूछी गई है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से लगाते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अभ्यास प्रश्न की ओर। इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। सूर सागर के रचयिता कौन है? विद्यापति, जयदेव, तुलसीदास या सूरदास? यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको यहाँ पर आज का सेशन पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कीजिए उन बच्चों तक जो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, जो उनकी तैयारी अच्छे से हो पाए, बस हम यही चाहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सेशन को शेयर कीजिए ताकि और बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ में।